हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। गाइस, बात करते हैं ना अंशु के वीडियो के ऊपर कि हमारी बबली बदमाश दीदी ने जो है वो अंशु से पैर पकड़ करके माफी क्यों मांगी, वो भी ऑन कैमरा। जो औरत बदनाम करने में पीछे नहीं हटती हैं, बोले तो बबली बदमाश दीदी, उन्होंने अंशु के पैर पकड़ लिए। जिस बच्ची को इन्होंने बोला कि भाई ये लालची है, मेरी बेटियों का हक खा रही है, इसने मेरा घर तोड़ दिया, फलाना कर दिया, चिलाना कर दिया, मतलब दुनिया भर के एलिगेशन उन्होंने उस अंशु पे लगा दिया और गई तो अंशु के पैरों में गिर गई। भाई अगर गिरना चाहिए, माफी मांगना चाहिए तो इन लोग से माफी मांगना चाहिए, जिसमें ससुर जी हो गए, सासू अम्मा हो गई, कि छोटी सी बच्ची से माफी मांगना चाहिए। वो क्या कर लेगी माफ करके या ना माफ करके। इनको तो असली माफी जो है अपने फादर इन लॉ से मांगनी चाहिए, जिनकी इज्जत की धज्जियां इन्होंने पूरे यूट्यूब पे मचा दी, जिनकी रिकॉर्डिंग इन्होंने पूरे यूट्यूब पे जो है वो उड़ा दी। लोगों ने क्या क्या नहीं सुना कि इन्होंने क्या क्या नहीं बका। अब चलिए बात करते हैं इनकी वीडियो के सिलसिलेवार तरीके से। हालांकि बहुत वीडियो बनानी पड़ेगी गाइस, ताकि आपको पूरी कहानी हम समझा सके। अरे सुनो जी, कोई हो तो हमारी वीडियो पापा जी तक पहुंचा देना जी। पापा जी कतई कतई खाई में गिर जाएंगे किसी दिन, समझ में आ रहा है। अब बबली बदमाश दीदी की रणनीति समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, समझ में आया। पानी में चीनी नहीं, चीनी में पानी मिला रही है हमारी बबली बदमाश दीदी। बबली बदमाश दीदी ने अंशु से माफी क्यों मांगी, आप लोगों ने भी दिमाग लगाया होगा, हमने भी दिमाग लगाया, जोड़ा घटाया, गुणा भाग किया, तब जाकर के निष्कर्ष पे पहुंचे कि देखिए, जब आप कोई चीज कोर्ट में ले जाते हैं, आपका जब केस दर्ज हो जाता है और आपकी जब हियरिंग मतलब डेट पड़ने लगती है, तो आपसे एविडेंस मांगा जाता है। भाई आपने जितने सारे एलिगेशंस लगाए हैं उसका एविडेंस दीजिए। हम कह रहे हैं कि हम फोन पे वर्बली बातें कर ले, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस ना हो तो उल्टा हमारे ऊपर 420 का केस, फ्रॉड का केस लग जाता है कि हमने क्यों इतना टाइम वक्त जो है वो बर्बाद किया, जब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। समझ में आया। अब रही बात यह कि यहाँ पे बबली बदमाश दीदी ने अपने ससुर जी पे आर का केस लगाया कि मेरे ससुर जी ने मेरा आर किया। आर का मतलब आप समझ रहे हैं ना। और आर का केस अपने आप में अपने समाज में एक बड़ा निंदनीय केस होता है, जिसे बड़ा गंदी नजर से देखा जाता है। और खास तौर पे अगर कोई ससुर अपनी वीडियो बहू के ऊपर अगर गंदी नजर देखे तो उसे जो है संरक्षण मिलता है, किसका, कानून का। लेकिन यहाँ पे जब ससुर जी ने कोई गंदगी की ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो मैडम जी के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। मैडम जी क्या दिखाएंगी वहां जाकर के, हैं, रोना धोना क्या दिखाएंगे। यूट्यूब पे सिंपैथी मिलता है, कोर्ट में नहीं मिलता है। जस्टिस लेने के लिए आपको एविडेंस सबमिट करने पड़ते हैं। तो इन्होंने पूरी टैक्टिस अपनाई। और वो जो मुस्टंडा वकील को ले गई थी ना, वो मुस्टंडा वकील भी मुझे देख करके बड़ी हंसी आया, समझ रहे हैं, कतई नैनीताल ट्रिप वाला मुस्टंडा वकील। तो यहाँ पे इन्होंने अंशु को चुना। अब समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अंशु उस घर में रहती है, अंशु अपने मम्मी पापा के करीब रहती है, बोले तो अपने इसके इन लॉज के करीब रहती है। अगर अंशु का ब्रेन वॉश कर दिया जाए, अगर अंशु से माफी मांग लिया जाए, अगर अंशु को अपने खेमे में फिर से मिला लिया जाए, तो उस घर की एक एक बातें हम लोग अंशु से फुसला करके फोन पे पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि अंशु को बातों बातों में बरगला करके पूछ सकते हैं और वो बातों बातों में जवाब दे देगी, क्योंकि इतनी मेच्योरिटी तो उसके अंदर आई नहीं है। और दीदी को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एविडेंस, जिसके लिए वो कुछ भी थूक करके चाट सकती हैं। समझ में आया। ये पापा जी से माफी नहीं मांगेंगी, क्योंकि पापा जी से किसी भी हद तक माफी मांग ही नहीं सकती हैं। इन्होंने जो आरोप लगाया है ये इनको सिद्ध करना है। तो अब इन्होंने उस घर की बेटी को पकड़ा है कि भाई एविडेंस अगर कहीं से मिलेंगे, इससे मिलेंगे। समझ में आया। क्योंकि सारे कुकर्म में सम्मिलित करने वाली वो अंशु को थी। अंशु ने कभी भी अपने भाभी का साथ नहीं छोड़ा जब तक ये उस घर में थी। यहाँ तक कि जिस दिन वो जा रही थी उस दिन गले मिलन समारोह भी था। अंशु और भाभी जी खूब बबली बदमाश दोनों मिलकर के रोई गाई। वो अपने दिशा में चली गई, वो अपने दिशा में चली गई, लेकिन फिर कमबैक किया अंशु ने, लेकिन इनका कमबैक नहीं हो पाया। इन्होंने सिर्फ एलिगेशन और एलिगेशन ही लगाए। समझ में आया। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये गलत प्रूफ होती हैं कोर्ट में, तो जो इनका ये प्रॉपर्टी का प्रोपेगेंडा है ना, ये खारिज हो जाएगा।
और इनके जो ससुर जी हैं ये अपनी प्रॉपर्टी जहां मर्जी वहां दान कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि वो अपना केस जीतेंगे तो उनका जो मर्जी होगा वो करेंगे। समझ में आया? क्योंकि वो जो चाहेंगे वो एप्लीकेशन जा करके दे सकते हैं जी, जो भी चीज चाहे वो कह सकते हैं अगर वो अपनी केस जीत गए तो। और जीतना तो उनका लाजमी है, क्योंकि बबली बदमाश उछल उछल करके उनके घर जाती हैं, वो उछल उछल करके उनके घर नहीं जाते। ठीक है? अगर एक मुजरिम, हम कह रहे हैं अगर एक चोर दौड़ दौड़ करके सिपाही के घर जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे गठबंधन की सरकार बनानी है, उसे केस को रफा दफा करना है, उसे नहीं लड़ना है। और दीदी को पता है कि वो कितने पानी में हैं, इसलिए दीदी अपनी दोनों नन्ही नन्ही बेटियों को ले जाती है कि ताकि इनका भी मुंह देख करके पापा जी कुछ कह सकें कि चलो छोड़ो, जाने दो, जो पास्ट में गलती हुआ उसे माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं पापा जी, एक इंसान पूरी जिंदगी इज्जत कमाता है और जब उसके ऊपर आर का आरोप एक बाहर से आई हुई औरत लगा देती है, जो बाहर जाकर के इतनी इज्जत की धज्जिया बबली बदमाश है, दो दो पतियों के मरने के बाद भी जिनका स्वभाव नहीं बदलता है, वो उस घर में एक बुजुर्ग को भी परेशान करती है, ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये अवसरवादी महिला है, जिधर वजन उधर भजन। अभी इस महिला के पास कुछ नहीं है, क्योंकि गाइस यूट्यूब से कितनी कमाई होती है ये आपको भी पता है। जो इसने एक सपने देखे थे ना, उस सपने को पूरा करने के लिए मनी चाहिए, लेकिन मनी लाएगी कहां से? फिर तो जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और केस भी पूरा ठंडे बस्ते में चला गया तो दीदी जो सपने देखी हैं करोड़पति बनने का, वो सपना भी इनका मटिया मेट हो जाएगा। ठीक है? तो क्या करेंगी दीदी? दीदी की गर्दन कहते हैं ना कछुआ की हो गई है, ना अंदर ना बाहर। और वो दिन दूर नहीं जब ये अपने ससुर जी के चरणों में भी लौट के माफी मांगेंगी, क्योंकि पूरी इनकी जो स्ट्रेटजी है वो वही आकर के अटकी है। और इनका वकील भी कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के आप करोड़ों वकील खड़ा कर, सॉरी करोड़ों रुपए खर्च कर दो वकालत के पीछे, लेकिन बिना एविडेंस के आप नील बटे सन्नाटा हो, कुछ नहीं है आपके पास प्रूफ करने के लिए। और अगर आपको मैं एक बात बता दूं, चलो अगर इनके हाथ, अगर ये अंशु को फंसा लेती हैं, दो चार प्रूफ एविडेंस इकट्ठा कर लेती हैं, तो आपको पता है सबसे पहले ये अपने ससुर पे मानहानि का दावा करेंगी। इतना लिखवा करके ले लीजिए, जो पापा जी हैं ना, वो पापा जी मानहानि के केस में उलझे जाएंगे और दीदी लगाएंगी मुंह मांगा रकम। ठीक है? क्योंकि ऐसी महिलाएं हमने अपने समाज में बहुत देखी हैं। आए दिन आप न्यूज में भी पढ़ सकते हैं, पेपर में भी पढ़ सकते हैं, और अपने आसपास समाज में भी देख सकते हैं। तो दीदी अपना केस जीतने के लिए हर वो टैक्टिस अपनाएंगी जिससे वो अपने केस को जीत सके, और इसके बाद उनकी प्रॉपर्टी भी उनकी, और ये फिर जिस तरीके से सास ससुर और उस घर की छीछा लेदर करेंगे ना, ये आप और हम बैठ करके यही देखेंगे। और अगर अभी पापा जी को होश नहीं आया ना भाई साहब, तो जिंदगी में वो बहुत बड़ी चीजें खो देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी इज्जत कमाई है और एक बाहर से आई हुई औरत उनकी इज्जत की क्या कहते हैं, एल लगा देती है। ये है भाई हमारी बोले तो क्या बहुरानी जी, उस घर की क्या बोलते हैं, संस्कारी बहू, जो इसलिए पीछे पड़ी है कहीं से मुझे कुछ तो एविडेंस मिले, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। और जिस तरीके से ये माफी मांग रही थी ना, आप लोगों ने देखा होगा कितनी लाचार है। इसको रिश्ते नहीं सुधारना बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई अपनी गंदी वाली जो है ना मानसिकता लेकर के उस घर में घुसना। वो घर पहले ही उजड़ चुका है, उस घर में कुछ चीजें बची हैं जो इन दीदी को चाहिए। आपको पता है कि नहीं, इन्हें ना ससुर की सेवा करनी है, ना सास की सेवा करनी है, ना उस घर में रहना है। इनको अपने मन मुताबिक जिंदगी जीनी है, लेकिन जब पति थे तो पतियों के साथ, अब जब पति नहीं है तो उनकी संपदा के साथ। ठीक है? नहीं तो दीदी तो लंबे लंबे दावे करती हैं कि हम अपनी बेटियों को पाल लेंगे, अपना ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई शांति से बेटियों को पालो और अपना केस लड़ो, है जीत करके दिखाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ गलत किया है, गंदगी की है, तुम्हारे साथ उस घर में घरेलू हिंसा हुआ है, प्रूफ करो ना। तुम तो एक कहते हैं ना लाचार और बेबस महिला हो कानून की नजर में, तो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रही।
क्यों जाना उस गली में जिस गली में रहना नहीं है। और यहाँ पे अगर फादर इन लॉ ने बुलाया अपने पड़ोसी को, तो मैं तो कहती हूँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लो, क्योंकि इनका भरोसा नहीं। आज आर का केस लगा दे, कल आपके ऊपर एम का भी केस लगा दे कि हमारे ससुर जी हमारा एम करना चाहते थे। कोई भरोसा नहीं है इस महिला का। दूर रहिए। कहते हैं ना 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, इनसे 2 गज नहीं 200 गज की दूरी पे रहिए पापा जी। अपनी बहू से इतना मेल मिलाप भरत मिलाप करने की जरूरत ही नहीं है, तब पछतावे होत का चुप चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ा देर से चलिए पर दुर्घटना मत होने दीजिए और इनकी स्ट्रेटजी समझने का प्रयास करिए। वकील को ले जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टी ही दिखाना चाहती है। वकील को ले जाने का कई सारे मकसद है, और अगर मैंने यूट्यूब पे बोल दिया तो बाप रे पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे सब। समझ में आया। और दीदी की आंखों में जो लाचारी थी ना, वो देख के मुझे हंसी आई कि मैडम आप उस घर को छोड़ करके निकली थी क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना था। तो जो महिला मूव ऑन कर रही हो बार बार वही पे थूक के चाटने क्यों जा रही है? उनको छोड़ो ना उनके हाल पे। उन्होंने केस करके रखा हुआ है, वो आपके दरवाजे नहीं जाते। आप गजब की महिला हैं भाई, जो मुंह उठाए उठाए उनके दरवाजे पहुंच जाती हैं। बताइए। और आप अभी बच्चियों का सहारा ले, जब पति थे तो पति का सहारा, फिर पहला पति गया तो दूसरे पति का सहारा, जब दूसरा गया तो बच्चियों का सहारा। अब क्या करना है? उनको चैन से जीने देना है कि नहीं जीने देना है? नहीं जीने देना है चैन से। क्योंकि दीदी दुनिया की वो महिला है कि कहते हैं ना एक कहावत है हमारी, आर खुशी तब जब सबकर मरे तब। समझ में आया। इसीलिए कहते हैं दीदी दूसरे का जो है ना वो सिंदूर देख करके अपना लीलार नहीं फोड़ना चाहिए। जैसा जैसा आपने बोया है आपको बदले में वैसा ही मिलेगा। और ससुर जी आप भी थोड़ा समझ जाइए, इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। बच्चों से करिए चलेगा, पर बहू से दूर रहिए। पैर वैर सब छुआना खत्म करिए, नहीं किसी दिन एम का केस लगा देगी आपके ऊपर। फिर आप जिंदगी तो आपकी बीत गई ऐसे। 2 जवान मुस्टंडे बेटे चले गए आपके हैं, और ये महिला जो है वकील साहब के साथ अलग ही घूम रही हैं। बाप रे बाप, हमने पहली बार ऐसा देखा है कि वकील को साथ ले लेकर के ये अपने पतियों के घर जा रही। उनकी आत्मा गरिया रही होगी ऊपर से दीदी जो आपने हरकतें की हैं। तो दीदी से दूर रहो। अंशु अपने भी जिंदगी में थोड़ा समझने का और सोचने का प्रयास करो। समझ में आया। रिश्ते ऐसे नहीं बनते बिगड़ते हैं। जो दीदी पागलाई पड़ी हैं कि बाप रे बाप हम रिश्ते बना सुधार लेंगे हैं, तब होश नहीं आया था जब इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। चलो दुनिया में कुछ भी कह देती, मेरे नहीं बन रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन ये आर कर दिया मेरे ससुर ने, तो मेरे ससुर ने प्रेगनेंसी, अरे बाप रे बाप, आईबीएफ से जो है मेरे ससुर बच्चे पैदा करवाना चाहते थे। किधर है आईबीएफ वाली बातें? रखो जाकर के कोर्ट में। अब तो आपको एविडेंस देने की जरूरत है ना, अब जाकर के सबूत रखो ना कोर्ट में। जरूरी नहीं है गाइज कि हमेशा सिंगल मदर ही अच्छी हो। कभी कभी जो है ना सिंगल मदर भी बाप रे बाप बहुत है मिंगुल होती हैं। तो दीदी जी के ऊपर जब जब एलिगेशन लगा है, दीदी उसको धोने अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। आपको जरा सा भी ये नहीं लगता कि हम क्यों वहां जाते हैं? आपके अंदर ईमान उमान नाम की चीज है कि नहीं दीदी? मुंह उठाया पहुंच गए। आप बेइज्जती करवाइए ना, रोज अपने ससुर की इज्जत की धज्जियां उड़वाइए। अब आजकल ये सब काहे नहीं करवा रही है? रोज उड़वाइए धज्जियां। और आपके ससुर जी सीनियर सिटीजन में आते हैं, इतना याद रख लीजिएगा। बिना मतलब का आपने जो ये एलिगेशन लगाया है ना, ठंडे बस्ते में आपका केस जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है। और अगर आप सोचिएगा, ये जो उग्रवादी महिला है सिंगल मदर, अगर इनके पास एविडेंस होते ना, हम बता रहे हैं नाक रगड़वाती है अपने सास ससुर से अपने पैरों पे। कुछ नहीं है इस महिला के पास में। और जब ससुर जी ने अपने लिए खतरनाक वाला स्टैंड लिया है, और जब ये चक्रव्यूह में फंस रही हैं, तो ये अपने आप को निकाल नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बासी बड़ा पाव खाते, ये इनकी हालत हो गई है। तो दीदी जब सर दिया है उखल में, तो फिर कूटने का डर क्यों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंशु सावधान हो जाओ। समझ में आया? ये माफीनामा के चक्कर में नहीं पड़ो। दीदी को बोलो अपना केस जीत करके दिखाएं, क्योंकि इन्होंने बड़ी सबको रुलाया है।
है दीदी, बड़ा ये बात करने वाली, हट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।